हेलो बच्चों। आज अपन क्लास 10 के अंदर गणित के सभी सूत्र जो अपने 1 से लेकर 14 चैप्टर है उनके सभी के सूत्र लिखेंगे। अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1, वास्तविक संख्याएं। इसमें 4-5 चीज़ें याद रखनी है। पहली है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या ही होती है अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी ये तो। ठीक है। दूसरा है अपने पास पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक ऐसे ही ये चलती जाएगी। तीसरी अपने पास पूर्णांक। संख्याएं जिसके अपने पास 0, ±1, ±2, ±3, ±4 ऐसे इनफाइनाइट तक प्लस माइनस इनफाइनाइट ऐसे चलते जाएगी। चौथा है अपने पास परिमित संख्याएं। परिमित संख्याएं वे होती है जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जहाँ पर Q है ना नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है। ये परिमेय संख्या अपने पास कैसे प्राप्त होगी? दो पूर्णांकों का भाग देने पर प्राप्त होती है। भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है। पांचवा टॉपिक है अपने पास अपरिमेय संख्याएं। जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। फिर अपना है छठा वास्तविक संख्याएं। जिसमें अपने पास परिमित संख्याएं व अपरिमित संख्याएं दोनों शामिल होती है। फिर सातवां है अपने पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे आगे और है। ठीक है। फिर अपना है आठवां टॉपिक सहभाज्य संख्याएं। ये अपने पास दो ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, वही हो गया भाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं
जिनका HCF 1 होना चाहिए। 9 दो धनात्मक पूर्णांक A व B के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, सीधा सीधा A का मल्टीप्लाई B के पर A का मल्टीप्लाई B बराबर आना चाहिए अपने पास CF मल्टीप्लाई LCM। यदि अपन A और B का मल्टीप्लाई करते हैं जो अपने पास बराबर आएगा HCF का मल्टीप्लाई LCM के साथ। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यह होता है पहला चैप्टर। अब दूसरे चैप्टर अपने पास है बहुपद, उसके फॉर्मूले पे पता करते हैं हम। दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 2 बहुपद, ठीक है। इसके अंदर अपने पास बहुपद की पहली घातों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अपने पास बहुपद की घात। क्या होती है अपने पास? चर की उच्चतम घात होती है, ठीक है। और इसके अंदर रैखिक बहुपद भी होता है, रैखिक बहुपद। चर की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए, वो क्या होगी अपने पास? रैखिक बहुपद। दूसरा है इसके अंदर पर द्विघात बहुपद। चर की अधिकतम या उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। तीसरा है त्रिघात बहुपद। इसमें चर की उच्चतम 3 घात होनी चाहिए। अब आगे अपने पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। दूसरी चीज द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है अपने पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c पूर्णांक संख्या है, ठीक है। शून्यांक होते हैं इसके अंदर पे, शून्यांक होते हैं इसमें अपने पास अल्फा और बीटा, ठीक है। अब अपने पास शून्यांकों का योगफल एक चीज होती है इसमें द्विघात बहुपद में। शून्यांकों का योगफल अपने पास होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है अपने पास -b/a। एक चीज होती है अपने पास और शून्यांकों का गुणनफल, जो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, रैखिक बहुपद के, द्विघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के। अपने पास रैखिक बहुपद होता है अपने पास 2x + 3 या 1 - 4x या x। इन सब की x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। इसका मतलब हो गया चर घात की
उच्चतम एक घात। दूसरा वाला देखते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये क्या है, इसमें चर की अधिकतम दो घातें हैं। एक और एग्जाम्पल, x² माइनस 2, इसमें भी चर की अधिकतम दो घात है। अब त्रिघात के लिए x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6, इसमें चर की अधिकतम तीन घात है। तो ये हो गया त्रिघात का समीकरण, ये दो घात का बहुपद समीकरण, ये हो गया एक घात का बहुपद समीकरण। रैखिक द्विघात समीकरण, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब तीसरा टॉपिक इसमें और देखते हैं। अब देखो तीसरा, इसमें तीसरा टॉपिक है अपने पास बहुपद का ग्राफ। x को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, उतने ही शून्यंक प्राप्त होते हैं। अगला एक आता है अपने पास, शून्यांकों से बहुपद का निर्माण करना। कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फिक्स फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया होना चाहिए, तो आप बहुपद का रूप तैयार कर सकते हैं। लिख देते हैं इसको, शून्यांकों से बहुपद का निर्माण। जो होता है देखो, फॉर्मूला इसका फिक्स, बहुपद बराबर के उसके मल्टीप्लाई में अपने पास होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके x मल्टीप्लाई प्लस अल्फा गुणा बीटा। जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है अपने पास, शून्यांकों का गुणनफल। ये फिक्स फॉर्मूला है। अपने पास दूसरे चैप्टर प्रश्नावली 2 में यही है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी है वो। अब तीसरा चैप्टर अपने पास है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर सबसे पहले ये एक फॉर्मूला होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या अपने पास सरल रेखा का ग्राफ होता है एक। दूसरा, अपने पास कुछ रेखाएं दी हुई होती है, उनके बारे में पता करते हैं। एक तो अपने पास प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी होती है समपाती, तीसरी होती है समांतर।
ये वाली तो अपने पास प्रतिच्छेदी, ये संपाती है, ये समांतर है। ठीक है। इसके इसकी इस रेखा का फॉर्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस वाली का है a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं अपन। पहली चीज़, ऐसी रेखाएं अपन को मिलती है प्रतिच्छेद करती हुई, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई अपने पास ये। इसके अपने पास बीजगणितीय रूप पता है अपने पास अद्वितीय हल। इसका मतलब वहाँ एक हल प्राप्त होगा सिर्फ। ये अपने पास संगत निकाय दर्शाती है। अब दूसरी वाली अपने पास संपाती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है। इसके अनेक हल होते हैं, अनेक या अनंत हल होते हैं, बात एक ही है। तीसरी चीज में क्या याद रखनी है आपको, संगत निकाय होता है। इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है, अपने पास प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल गई तो इसके लिए आपको कैसे प्रूव करोगे। यदि आपके पास इसका रिजल्ट रेखा एक का और दूसरी रेखा का रिजल्ट अपने पास प्राप्त हो जाए a1/a2 नॉट इक्वल अपने पास b1/b2 प्राप्त होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका सिर्फ एक ही हल प्राप्त होगा, यह संगत निकाय होगा। और अपने पास संपाती के अंदर बताओगे आप a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि प्राप्त हो जाता है तो आप बता दो कि संपाती रेखाएं हैं, इनके अनेक हल प्राप्त होंगे और ये संगत निकाय होगा। तीसरा है अपने पास समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा होनी चाहिए, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है। समांतर रेखाएं, इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि ये प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, न एक के ऊपर एक है, तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा, यह असंगत निकाय होगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, समांतर है या संपाती है कैसी है, जो भी करते हैं देखो ऐसे करना है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। नॉट इक्वल आना चाहिए c1/c2। यह इसके अलावा इसके अंदर दो तीन विधियां और होती हैं समीकरण को हल करने की, मतलब रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां होती है, हल करने की विधियां। पहली अपने पास ग्राफीय विधि, पहली अपने पास ग्राफीय विधि, दूसरी अपने पास प्रतिस्थापन विधि, तीसरी अपने पास विलोपन विधि। दो तीन चीजें और याद रखनी इसके अंदर, अपने पास चाल का फॉर्मूला होता है बराबर दूरी बटा समय। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक लास्ट और याद रखना है इसके अंदर,
अपने पास धारा के अनुकूल, एक होता है धारा के प्रतिकूल। सॉरी यहाँ पर धारा आएगा, धारा के प्रतिकूल। अपने पास देखो पानी है, समुंदर, जिसके अंदर अपने पास नाव है। ये देखो ये नाव है जो धारा के अनुकूल जा रही है। जिधर धारा जा रही है ना पानी, उसी तरफ जहाज जा रहा है। उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। और अपने पास एक धारा के अनुकूल है, सॉरी प्रतिकूल है। ये देखो अपने पास पानी तो जा रहा है इस तरफ y प्रति किलोमीटर आवर घंटे की स्पीड से, और जहाज जा रही है इसी के विपरीत, मतलब प्रतिकूल जा रही है दूसरी तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अपने पास इसकी नाव की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और धारा के प्रतिकूल के अंदर क्या हो जाएगी, नाव की सापेक्ष चाल, नाव की सापेक्षिक चाल हो जाएगी अपने पास x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब अपने पास है चैप्टर मतलब प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 है अपने पास। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कैसा होता है देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो अपने पास होता है ax² प्लस bx+c बराबर 0। यहाँ पर a होना चाहिए नॉट इक्वल 0। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब हो गया अपने पास क्या, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, अपने पास दूसरा क्या होता है, द्विघात समीकरण के हल, या इसको बोल देते हैं मूल, जो होते हैं अपने पास अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है अपने पास -b/a, और अल्फा गुना बीटा होता है अपने पास c/a। जैसे द्विघात बहुपद में होता था वैसे ही द्विघात समीकरण में होता है। तीसरी है इसमें अंदर अपने पास हल करने की विधियां होती है। तीसरी अपने पास हल करने की विधियां हैं। एक तो है अपने पास गुणनखंड विधि, दूसरी है अपने पास
पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को ही बोल देते हैं अपन द्विघाती सूत्र, जो होता है अपने पास x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चौथा टॉपिक है अपने पास इसके अंदर विविक्तर। इसको अपन बोलते थे मूलों की प्रकृति भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं मूलों की प्रकृति, जो होती है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है विविक्तर का। और मूलों की प्रकृति कैसे याद करेंगे, ये अलग ही टॉपिक है, सॉरी। मूलों की प्रकृति ध्यान रखना, 3 पॉइंट है अपने पास इसके अंदर। पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक हो तो दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। दूसरा है अपने पास, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दोनों मूल समान प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और रह गया, तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक मिल जाए अपन को, ऋणात्मक हो तो समीकरण का हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। अब अपने पास चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5, समांतर श्रेणी। इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं A.P। समांतर श्रेणी को लिख देते हैं शॉर्ट में AP, ठीक है। अपने पास कोई AP होती है, AP बराबर A, दूसरा दे रखा है A प्लस D, तीसरा दे रखा है A प्लस 2D, चौथा दे रखा है A प्लस 3D। ऐसे डॉट डॉट आगे तक चलती जा रही है। ऐसे होता है अपने पास हम AP, जिसके अंदर पहले पद होता है अपने पास A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, चौथा पद होता है A4। इसमें अपने पास प्रथम पद क्या है, A। और इसके अंदर सार्वअंतर, इन सब का सार्वअंतर दे रखा है होता है जो अपने पास D होता है। अपने पास एक दूसरा टॉपिक होता है nवां पद,
जिसको लिखते हैं ए एन बराबर, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस गुणा में डी। ये फिक्स फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनवी पद का मतलब क्या हो गया? अंतिम पद, इसको एल से लिख देते हैं, ठीक है। अब अपने पास तीसरा टॉपिक, प्रथम एन पदों का योगफल। इसके दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास। योगफल सॉरी बराबर होता है, जिसको योगफल को लिखते हैं एस एन से, बराबर होता है एन बटा 2, मल्टीप्लाई में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी ब्रैकेट में। एक तो ये होता है, एक चौथा और होता है इसके अंदर, जिसके अंदर अपने पास पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो वो फॉर्मूला यूज लेते हैं, जो होता है अपने पास एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। यह होता है, यही अपने पास पांचों चैप्टर में काम करने के फॉर्मूले। अब चैप्टर नंबर 10, प्रश्नावली 6, त्रिभुज। एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं अपन प्रश्नावली 5 के अंदर। अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने, अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 गुणा में डी। यहाँ पर एल तो क्या हो जाएगा? अंतिम पद, और ए एन क्या है अपने पास? अंतिम से एनवा पद। ए एन है अंतिम से एनवा पद, यह है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 में अपने पास सर्वांग सम करने की कुछ आकृतियां दी हुई होती है। सर्वांग सम कब होती है? जब देखते हैं सर्वांग सम आकृतियां कब होगी? आकार तथा अमाप दोनों समान होने चाहिए। आकृतियां अपने पास जिन आकार में तथा माप में, अमाप में दोनों समान होनी चाहिए। दूसरों समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है? जो आकार में समान होनी चाहिए। सर्वांग सम कब होगी? जब आकार में समान और अमाप में भी समान, ठीक है। ये सिर्फ आकार में समान होनी चाहिए। दूसरा, दो बहुभुज समरूप कब होंगे? ध्यान रखना, इसके लिए लिख रहा हूं मैं। यदि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि पहली कंडीशन क्या प्रूफ होनी चाहिए? संगत कोण बराबर हो। दूसरी क्या होनी चाहिए अपने पास? संगत भुजाएं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। अनुपात तीसरा है थेल्स प्रमेय।
थेल्स प्रमेय, जिसके अंदर अपने पास दिया है अपने पास क्या, यदि डी इक्वल डी ई समांतर हो अपने पास बी सी, तो अब देखो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा त्रिभुज एक। ए बी सी, यहाँ पे एक रेखा डाल लेता हूँ, ई ये डी, आपके पास डी ई समांतर दे रखी है बी सी के, तो अपन यहाँ से सीधा सीधा रिजल्ट लिखेंगे, ए डी अनुपात डी बी, अनुपात डी बी बराबर होता है अपने पास ए ई अनुपात ई सी के, ये होता है। यही अपने पास थेल्स प्रमेय होती है। दूसरा है इसके अंदर अपने पास थेल्स प्रमेय का विलोम, टॉपिक नंबर 4, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसमें एक त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी डी और ई। यदि अपन को दिया हुआ क्या हो, ए डी अपॉन डी बी बराबर में ए ई अपॉन ई सी, ए डी अनुपात डी बी बराबर में दे रहेगा ए ई अनुपात ई सी, ये चीज़ दिया हो तो अपन यहाँ से सीधा सीधा रिजल्ट लिख लेंगे, डी ई समांतर है अपने पास बी सी के, ये सीधा सीधा यहाँ से रिजल्ट लिखना है। ठीक है, अब अपने पास और आगे दे रहे हैं समरूपता के नियम, समरूपता के प्रमेय दे रखी है या नियम बोल दो, समरूपता प्रमेय। अपने पास डायग्राम दिए हुए होंगे, दो त्रिभुज दिए हुए हैं अपने पास, दो त्रिभुज दिए हुए होंगे इसमें, पहला ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर। इसके अंदर पास ए कोण पी कोण के बराबर होगा, बी कोण क्यू कोण के बराबर है, सी कोण डी कोण आर कोण के बराबर है। ठीक है, इसके अंदर पहला नियम है अपने पास कोण 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 समरूपता, इसको ही बोल सकते हैं हम, नियम भी बोल सकते हैं इसको, इसको हम कसौटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि अपने पास इसमें दिया हुआ क्या होना चाहिए, कोण एक ए बराबर होना चाहिए पी के, मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर हो, तो यहाँ से अपन को सीधा सीधा रिजल्ट लिखना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है अपने पास पी क्यू आर के, ए बी सी पी क्यू और आर के समरूप है। ऐसे ही अपन को इसको लिखना है, ए के बाद में पी, बी के बाद में क्यू और सी के बाद में आर। यहाँ से ए के बाद में पी, बी के बाद में क्यू और सी के बाद में आर, ए के बाद में पी, बी के बाद में क्यू और सी के बाद में आर। ठीक है, दूसरा नियम होता है अपने पास कोण कोण समरूपता, ये नियम भी बोल देते हैं, इसको कसौटी भी बोल देते हैं।
इसमें क्या होता है, कोई दो संगत कोण बराबर हो तो क्या होता है अपने पास, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है अपने पास पी क्यू आर के। ठीक है, अब तीसरा है अपने पास भुजा 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 समरूपता। ठीक है, यदि अपने पास दो त्रिभुजों में, ये दो त्रिभुज ये और ये, इन दोनों में अपने पास क्या दिया, वो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अनुपात पी क्यू बराबर बी सी अनुपात क्यू आर बराबर ए सी अनुपात पी आर। ये दिया हो तो अपन यहाँ से सीधा सीधा रिजल्ट लिख देंगे, क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है अपने पास त्रिभुज पी क्यू आर की। चौथा, भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, देखो कोई दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उनके बीच का कोण बराबर हो। तो यहाँ से अपन बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, ओके बाय। अपन को इस जो भी अपने आज फॉर्मूले पढ़े हैं ना इन 6 चैप्टर के, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी अपने, वहाँ पर देख लेना। ठीक है, गुड बाय।